अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं स्टार्ट करना जा रहा हूँ वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बारे में बताऊँगा और वो हम गेम्स के अंदर किस तरह यूटिलाइज करते हैं, ये भी आपको बताऊँगा। लेकिन टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं इसका ज़रा बेस बताना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने ये क्यों टॉपिक, ये इतना इजी टॉपिक था या इतनी बेसिक है, इसकी तरफ मैं क्यों आया। रिसेंटली मैं कुछ कोर्सेज कर रहा था ऑनलाइन, क्योंकि लॉकडाउन था और मेरे पास काफ़ी टाइम फ्री भी था। सो मीनवाइल मैंने उसमें एक चीज़ देखी कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा मटेरियल है जो हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर नहीं मौजूद। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, काफ़ी ज़्यादा देखा, लेकिन लोकल लैंग्वेज में वो मटेरियल नहीं यूज़। मैं कुछ कंटेंट इस तरह का ऐड करना चाह रहा था कि जो हेल्प करे यहाँ पे लोकल आवाम को, जो इजीली उर्दू समझ सकें या जहाँ जहाँ बोली जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक की लिसनिंग पावर इंग्लिश की जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसी को नहीं समझ आती इंग्लिश की, तो लोकल कंटेंट जो है वो सारों को समझ आ जाता है और इजीली आप उसे समझ सकते हैं। इजीली आपका जो है उस पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो यही पर्पज़ है मेरे चैनल का कि जो क्वालिटी कंटेंट है वो जितना हो सके मैं वो आपको प्रोवाइड करूं। इसी वजह से मैंने शुरू किया बहुत बेसिक से, क्योंकि कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स ही हैं, जो इतनी ज़्यादा बेसिक हैं, लेकिन जब हम कोड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने दोस्तों या अपनी कम्युनिटी में इस तरह देखा कि वो एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार कोड ढूंढ रहे होते हैं ऑनलाइन कि जी कॉपी करें पेस्ट करें, हालांकि बहुत सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं। फिर जब स्क्रैच से बारी बारी आती है कोई कंटेंट बनाने की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे उन्हें रिसर्च का ज़्यादा टाइम लगता है और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो आई डिसाइडेड कि ऐसा कंटेंट जो है अवेलेबल करूं इन मार्केट, जो कि हर एक की एक एक्सेस में हो, इजीली अवेलेबल हो यूट्यूब पे, और लोग उसे इजीली समझ सकें। और अगर आपको इसमें से भी कोई चीज़ मुश्किल लगती है या कोई भी क्वेश्चन जनरेट होता है, तो हेजिटेट ना करें, नीचे कमेंट्स सेक्शन में आप जाएं, वहाँ पे लिख दें। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि जी आपका एक क्वेश्चन है वो मेरे पास आया है, वो पॉसिबिलिटी है कि मुझे भी वो चीज़ पहले मैंने ना फेस की हो, या वो क्वेश्चन मुझे भी ना उसका आंसर आता हो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, मैं उसे रिसर्च करूँगा, रिसर्च करके उसका जो भी जवाब होगा या कोई भी सॉल्यूशन होगा वो आप तक प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हेजिटेट ना करें क्वेश्चंस करने में, करने से, क्योंकि इससे मुझे भी सीखने को मिलता है और आपको भी मिलेगा। सो यूनिटी की बेसिक्स पे आते हैं कि जी यूनिटी 2D, उसमें हम क्या चीज़ें हैं, या बहुत बेसिक। सबसे पहले तो जी गेम डेवलपमेंट में ना सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं यूक्लिडियन मैथमेटिक्स को। ठीक है, मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि मज़ेदार है और शेयर करनी चाहिए। मैं बेसिक ही करूँगा क्योंकि रिमेनिंग आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी ऑन विकीपीडिया, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये जी साइंसदान है जिन्होंने यूक्लिडियन मैथमेटिक्स को जो है, क्यों यूक्लिडियन मैथमेटिक्स जो है वो इन्हीं के नाम के बेस पे ये यूक्लिड है। ठीक है, तो इन्होंने जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं प्लेन ज्योमेट्री और अलजब्रा में जो यूज़ होते हैं, वो इन्होंने प्रोवाइड किए थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया था, वो ये है रेने डिकार्ट। ठीक है, ये आई गेस फ्रेंच है। इन्होंने गालबन 1632 में शायद जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये प्रोवाइड किया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है डेट, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं अगर आप हैं इंटरेस्टेड हैं इसमें। सो जी इनकी, क्योंकि ये यूक्लिड है, इनका बेस थी हमारे मैथमेटिक्स, जितनी भी गेम्स में यूज़ होती है ज़्यादातर वो यूक्लिडियन मैथमेटिक्स है, इसलिए इनका मैंने बताया।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इसलिए बताया क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। अच्छा, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ आते हैं। ये आपने हाई स्कूल्स में अपने जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा, इसकी प्रैक्टिस भी की। आज हम देखते हैं कि जी यूटिलाइज कैसे करते हैं, या होता क्या है, या रियल वर्ल्ड में या यूनिटी में ये काम किस तरह आता है। तो बेस बताता जाता हूँ कि जी ये दो एक्सिस पे मबनी होता है, ठीक है। एक होते हैं एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, एक होते हैं वाई एक्सिस जो ये आपका वर्टिकल वेक्टर जा रहा है, या वर्टिकल एक्सिस जो है, ठीक है। ये जो जहाँ पे एक दूसरे से कोलाइड करते हैं वो होता है ओरिजिन, ठीक है। उसे हम ओरिजिन कह देते हैं कि जीरो जीरो है। अब जो एक्स है ना, वो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो है। राइट साइड पे एक्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव की तरफ, बेस एक्स, ठीक है। ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी भूला हुआ है या थोड़ी बेसिक बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। इसी तरह वाई जो है वो अपवर्ड्स जो है पॉजिटिवली इंक्रीज करता है, डाउनवर्ड्स जो है नेगेटिवली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, अब चलते हैं यूनिटी में। यूनिटी के अंदर मैंने एक सिंपल 2D प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में आने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। यूनिटी 2D और 3D में ना एक छोटा सा फ़र्क है। जो 2D है उस पे अगर आप कैमरे पे आते हैं ना, तो ये प्रोजेक्शन जो है ये ऑर्थोग्राफिक है, दूसरी पर्सपेक्टिव है। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, पहले आपको ये बता देता हूँ कि 2D और 3D में एक्चुअली फ़र्क क्या है। सो मैं यहाँ पे कोई भी क्यूब ओपन कर लेता हूँ, अगर मुझे नज़र आती है। ये बेटर है, मैं ऐसा मैं गूगल का थोड़ा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब एक तो इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इतनी ज़्यादा एडिटिंग करूँ। सेकेंडली ये है कि आ, मुझे कोई एडिटिंग इतनी ज़्यादा आती नहीं है, वीडियो एडिटिंग में सोली जो है ये कंटेंट जो है ये बना रहा हूँ। तो थिंक ऑफ अ क्यूब, ठीक है। इसमें अब ये जो कॉर्नर्स है ना, ये थ्री एक्सिस हैं। ये वाई है, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है, और ये जो पीछे अंदर की तरफ जा रहा है ये है जी एक्सिस। ये आपको भी पता है। अच्छा, मैं कहता हूं कि जो 2D है ना वो इसके फ्रंट फ्रेम को कहते हैं, कि जी फ्रंट फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं ना, जिसमें से आपने ये जी एक्सिस इग्नोर कर देना, तो इसे हम कहेंगे ये 2D है, ठीक है। अगर मैं इसमें जी एक्सिस ऐड कर दूंगा, इसे ऐड करूंगा, तो एक वो फ्रस्ट्रम बनाएगा। फ्रस्ट्रम होता है कि लाइक आप एक चीज को जिस तरह रियल आई से देखते हैं। 2D में क्या है कि जी जितना बड़ा मर्जी कैमरा है, कोई चीज आगे हो पीछे हो या कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं डालती। तो 2D और 3D में बेसिक फर्क है जी एक्सिस का, ठीक है, नथिंग एल्स। और इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं कोई भी 2D और 3D में, मेनली क्या फ़र्क है। तो जी आप कैमरा में जाएं, कैमरा में ये जो प्रोजेक्शन है ना ये ऑर्थोग्राफिक है, तो इसका मतलब है 2D प्लेन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है कि इधर आप 2D में ही काम कर रहे हैं, तो इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ 3D में एडिटर को, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये अब आप उसी मैंने आपको बताया था ना कि वो फ्रस्ट्रम है, उसका फ्रंट प्लेन पे आप काम कर रहे हैं। तो ये देखें, इस कैमरे पे मैं क्लिक करूंगा, जो यहाँ पे ये फ्रेम है ये फर्स्ट फ्रेम है, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो 2D में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है दूसरा साइज। ये साइज किसका है जी, कैमरे का साइज है, ठीक है। अच्छा, अब मैं हमारा जो बेसिक साइज है वो मैं कर लेता हूँ 16:9 पे कर देता हूँ, ठीक है। और कि ये तो रेजोल्यूशन है, आपको भी इसका आइडिया होगा। दूसरा आता है कैमरा, वो होता है पर्सपेक्टिव। ये देख रहे हैं, ये फ्रस्ट्रम एक बना रहा है कि लाइक वही क्यूब है, लेकिन सपोज करें कि उसके ऊपर से एक पिरामिड शेप बन रही है। ये आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह करके ये पिरामिड शेप बन रही है, ठीक है। तो इसमें जी एक्सिस इन्वॉल्व होता है, मतलब दो जो चीज़ दूर है वो आपको दूर दिखाई देगी, जिस तरह रियल टाइम में होता है। हम लोग रियल टाइम में क्या देखते हैं, लाइक
अगर पहाड़ दूर हैं तो हमें दूर नज़र आएंगे, अगर आप करीब हैं तो आपको करीब नज़र आएंगे, या कोई भी चीज़ आपकी आंखों के जितना करीब है आपको उतनी करीब नज़र आएगी, जितनी दूर है उतनी दूर नज़र आएगी। तो रियल लाइफ में जिस तरह हम चीज़ों को देखते हैं उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव। तो ये पिरामिड वाली जो शेप है ना, जिसे हम फ्रस्ट्रम कहते हैं, वैसे 2D को भी कहते हैं, लेकिन उसकी रीज़न है उसके अपर्स और जो डाउन क्यूब्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन बेस यही है। ठीक है, अब मैं इसे बैक टू द ऑर्थोग्राफिक टॉपिक की तरफ आए। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये मैं कर देता हूँ ज़रा वाइट, या ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा इजीली विजिबल होगा सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा मैं ये करता हूँ कि ये जो साइज़ है मेरा, ये मैं कर लेता हूँ 100 पे। नॉर्मली 100 पे काम करेंगे, थोड़ा साइज़ जो है अच्छा हो जाता है, 5 बहुत छोटा हो जाता है। तो ये कैमरे का जो साइज़ है, या स्क्रीन में जो कैमरा है उसका साइज़ जो है वो मैंने 100 पे कर दिया। इसके नीचे आते हैं जी क्लिपिंग प्लेन्स, मतलब कितनी नज़दीक से आप किसी चीज़ को देख सकते हैं या कितनी दूर एक चीज़ हो। तो बैक टू द टॉपिक, हम यहाँ पे एक बना लेते हैं जी क्यूब। 3D में आएंगे, क्यूब बना लेता हूँ। ठीक है, अब क्यूब के साथ आप देखें ये ट्रांसफॉर्म का एलिमेंट है। ट्रांसफॉर्म में क्या है, पोजीशन है, रोटेशन है और स्केल है। अब पोजीशन में 2D है, 2D के अंदर हम लोग जो भी चीज़ यूज़ करेंगे, अच्छा मैं स्केल को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि चीज़ें विजिबल हों। लेट्स से आई गेस 2020 पे हो जाएंगी, क्योंकि मैंने 3D ऑब्जेक्ट चूज़ किया है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं मटेरियल भी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मटेरियल, या आसानी के लिए मैं, क्योंकि विजिबल सही हो, सो इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ, आई गेस वो बेहतर ऑप्शन। ठीक है, मटेरियल में मैं एक बेसिक मटेरियल कोई भी बना लेता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, मटेरियल, बेसिक कंसेप्ट आप सीखिएगा। ये मैं कर देता हूँ जी SPHERE स्फीयर, और इसे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ये मटेरियल ताकि विजिबल हो प्रॉपरली। इसे मैं कर लेता हूँ 10, आई गेस 100 साइज़ है, तो साइज़ के मुताबिक मुझे, कैमरे का साइज़ 100 है तो उसके मुताबिक ही मुझे इसे सेट करना चाहिए। दूसरा ये है कि जी ये हमारे कैमरे के जो फ्रस्ट्रम है, कैमरे का फ्रस्ट्रम मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके अंदर ये फॉल नहीं कर रहा, उसके फर्स्ट प्लेन है लेकिन बहुत ज़्यादा, तो मैं कैमरे को ही थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए ये। ठीक है, तो ये मैं -20 पे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इसके अंदर हो, एटलीस्ट इसके बाहर जो चीज़ होगी वो आपको विजिबल नहीं होगी। लाइट कर देता हूँ डायरेक्शनल ताकि बेहतर नज़र आए। ठीक है, सो ठीक है जी, अभी आप इस स्फीयर को देखें। ठीक है, स्फीयर की पोजीशन क्या है जी, एक्स पे 0, वाई पे 0 और जी पे 0। अब मैंने आपसे कहा था कि जी 2D में सी एक्सिस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, जी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है तो उसमें अवेलेबल लाजमी होता है, और नहीं होता इसकी मैं आपको गारंटी इस तरह दे सकता हूँ कि मैं इसी स्फीयर को डुप्लीकेट करता हूँ, इस स्फीयर को थोड़ा पीछे करता हूँ, और ये देखें ये यहाँ पे इस तरह लग रहा है कि बिल्कुल उसके साथ है, यही से जितना दूर मर्जी मैं कर रहा हूँ ये छोटा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से 2D वर्ल्ड में जैसे चीज़ें काम करती हैं ये उसी तरीके से। रही बात अब मेरा मकसद क्या है इसे बनाने का या करने का। अब मैंने आपसे कहा था कि जो x है वो 0 पे है, y भी 0 पे है। ये किसके रिस्पेक्ट से 0 पे है, ये कैमरे के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू कैमरा ये 0 पे है, क्योंकि कैमरे का सेंटर, कैमरा आप देख रहे हैं ना पोजीशन 0 0, और ये z एक्सेस इसे इग्नोर करना है क्योंकि 2D है।
तो इसी के लिहाज से जो स्फीयर है वो 0 0 0 पे है। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि जी अगर हम राइट की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। राइट पॉजिटिव की तरफ है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे किया, ये पॉजिटिव। अब मैं बैक टू जीरो जाता हूँ, यहाँ आप देखें ये नेगेटिव की तरफ। ठीक है। इसी तरीके से y पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है एक प्लेन के अंदर मूव करते हैं। तो जो भी प्लेन के अंदर, इस टोटल प्लेन के अंदर कोई भी एक पॉइंट होता है, वो डोनेट जो है, सॉरी, वो आप किसका, इस प्लेन के अंदर जो भी पॉइंट होता है उसे आप किस तरह बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ और थोड़ा सा जूम करते हैं। आई गेस इससे जूम होगा ताकि आपको नज़र आए। ठीक है। नोटपैड में मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज एक पॉइंट है 2 और 7। ठीक है। अब इस 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब होगा कि इस प्लेन के अंदर ये पॉइंट x पे 2 पे है। ठीक है। और 7 y पे है। ठीक है। मतलब x एक्सिस में +2 की तरफ मूव करें और y एक्सिस में +7 की तरफ मूव करें। सेम -2 और -7 का होंगे, -2 होगा x की तरफ -2 और 7 का होगा अपवर्ड्स। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट इस प्लेन के अंदर आप डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। सो x हमेशा पहले आएगा, y हमेशा बाद में आएगा। तो आप इस तरह से इसे जो है वो लिख सकते हैं कि जी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी पॉइंट कहाँ पे है। बेसिक मैथमेटिक्स स्कूल में भी की थी, वही है, मतलब कोई इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार चीज़ है, बल्कि मज़ेदार एक फार्मूला भी दूंगा, एक चीज़ भी आपको बताऊंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे देखें क्या यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि जी मैं मैक्सिमम अपवर्ड्स कितना जा सकता हूँ। सो मैं इसे मूव किया और यहाँ पे ले गया। ठीक है। ये गालबन 98 या लेट्स सपोज 100, तो 100 एग्जैक्टली पॉइंट है कि जिस पे मेरे कैमरे का एंड है, मतलब अपवर्ड्स मैक्सिमम मैं स्क्रीन पे 100 पे जा सकता हूँ। इससे बाहर जाऊँगा तो स्क्रीन से विजिबिलिटी जो है वो इश्यूज आ जाएंगे, नहीं नज़र आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक एक पॉइंट है 100 का। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि जी आप वाई की तरफ जो है 100 मूव कर सकते हैं। अब 100 कुछ और भी था। कैमरे का साइज, ये जो कैमरे का साइज था ना, ये 100 था। तो साइज जितना होगा, लेट्स सपोज मैं इसी साइज को 200 कर देता हूँ, तो अब मुझे कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 200 में मेरा एज होगा। राइट। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। तो मैं बैक टू 100 आ रहा हूँ। ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको ये तो पता है, ये तो कैमरा की प्रॉपर्टी आपको दे रही है कि जी कैमरे का साइज क्या है। ठीक है। तो आप 100 ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, 100 नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप जीरो पे है ना, तो 100 ऊपर 100 नीचे। ठीक है। तो टोटल ये 200 हो गए, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज में बात करूं जिसमें प्लस माइनस नहीं होता। सो 100 अपवर्ड में मूव कर सकता हूँ, 100 डाउनवर्ड मूव कर सकता हूँ। अब आपको कैमरे का साइज का भी आइडिया हो गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्सेस कर सकता हूँ कैमरा की प्रॉपर्टीज से कि कैमरा का साइज कितना है 2D में। उस साइज के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि कैमरे के साइज से जो है उस जितना वो अपवर्ड या वाई एक्सिस पे वो उतना ही मूव कर सकता है जितना कैमरे का साइज है। ये डायनामिकली आप चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। अच्छा,
अगर आपके पास एक वैल्यू आ गई है, लेट्स सपोज वाई की वैल्यू आ गई है, वाई मैक्सिमम इतना है, मैं कहता हूँ कि अब कैमरे का साइज से मुझे ये तो आइडिया हो गया कि वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या रेंज है। जी मुझे एक्स की भी पता लगानी है, सही है। अब एक्स की जो ये वैल्यू है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे इस तरह करके ड्रैग करना पड़ेगा। नहीं जी, आपको ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, मैं बैक टू 2D आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये ड्रैग करके भी मैं कर सकता हूँ, बट लेट्स सपोज मैंने ड्रैग नहीं करना। ये मज़ेदार काम है। इसके लिए देखें आपके पास अब इंफॉर्मेशन क्या है। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जी आपने जो साइज सेट की है या रेशो सेट की है स्क्रीन की, वह 16:9, ठीक है। 16:9, मैं दोबारा नोट खोल रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ देखें 16:9 हमारी रेशो है स्क्रीन की। और यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ, 16:9 का मैथमेटिकली मतलब होता है 16 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन एक। दूसरा, कैमरे का साइज कितना है। कैमरा साइज है हमारे पास 100, ठीक है, 100 यूनिट्स, ठीक है। तो कैमरा साइज इक्वल है वाई के, तो मैं इसे कह देता हूँ कि जी कैमरा साइज और वाई एक ही बात है, ठीक है, कि जी वाई पे आप मूव कर सकते हैं 100। अब मैंने फाइंड करना है कि जी मैं एक्स पे कितना मूव कर सकता हूँ, मतलब एक्स फाइंड करना है ना। तो जी एक्स फाइंड करने के लिए आपने करना ये है, आपको रेजोल्यूशन का पता है, जो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है। आपने करना ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स इक्वल्स ये फार्मूला है, ये आपने यूटिलाइज करना है। आपको ये पता चल जाएगा कि जी मैक्सिमम कितना है, कैमरा साइज, ठीक है। इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 16/10 से, मतलब रेशो से, ठीक है। रेशो से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि रेशो के मुताबिक ही नहीं कर रहा है ना कि स्क्रीन के विड्थ और हाइट, तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कि मैक्सिमम एक्स पे आप कितना जा सकते हैं और मिनिमम कितना जा सकते हैं। करते हैं जी, मैं बैक जूम कर देता हूँ। मैं थोड़ा आहिस्ता भी बोल रहा हूँ और चीज़ों को बहुत आसान करके बता रहा हूँ, ताकि बिल्कुल न्यूली भी है ना कोई है जिसे कंसेप्ट नहीं भी याद, वो भी इजीली ग्रैब कर सके। कहीं पे ये ना हो कि जी बैरियर आ रहा हो कि उसे चीज़ों की समझ आना बंद हो गई है। सो जिन्हें आता है वो थोड़ा सा यही है कि रिवाइज कर लें या रिवीजन समझ लें इसे, क्योंकि इसकी बेस पे मैं आगे चलूँगा, ठीक है। अगले ट्यूटोरियल जितने भी आएंगे वो इसी की बेस पे आएंगे। सो मेरा ख्याल है रिवाइज करना कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ जी, करते हैं, चेक करते हैं जी। हमारे पास y की वैल्यू थी या कैमरा साइज था 100, ठीक है। इसे मैंने मल्टीप्लाई करना है 16/10 से। सो 16/10 कितना हो गया, मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताता हूँ। 16/10 यह आएगा 1.6, ठीक है। और 1.6 को आप मल्टीप्लाई कर दो विद कैमरा साइज जो कि 100 है, तो इक्वल्स आ जाता है 160। लें जी टेस्ट करते हैं हम। आपके पास आ गया कि जी आप एक्स पे जो है ना 160 मूव कर सकते हैं। सो जी यहाँ पे मैंने 160 किया, ये देखें जी एक्स पे 160 पे आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से -160 देखते हैं, तो ये मेरे कैमरे के जो एंड्स हैं एक्स एक्सिस पे वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक की हो। 100 मल्टीप्लाई बाय 16/9, नहीं देखा, वो हमने 16/10 कर लिया था, तो हमारी जो रेशियो है वो 16/9 थी, इसीलिए ये थोड़ा सा जो फ़र्क है इसी वजह से आ रहा है।
यहाँ पे आप प्लेस करते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि जी हम कहाँ पे फॉल होंगे। मैं 177 कर रहा हूँ, 177.7। ठीक है, अब देखें एग्जैक्टली आप जिस तरह वाई में गए थे उसी तरह से यहाँ पे चले गए। अब इसी को मैं माइनस में भी टेस्ट कर लेता हूँ, तो जी देखें कितना मज़ेदार फार्मूला था, मतलब आप डायनामिकली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, लेकिन मैंने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाना है तो मैं 100 इसका बढ़ाऊंगा, तो ये देखें जी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पहुँच गया। जी टॉप राइट कॉर्नर पे जाना है, यहाँ पे ऐसे पहुँच गया। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेशंस इसी तरह से काम करती हैं, माइनस और दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यही थी। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा वेक्टर्स की। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इसे लेके चलूँगा। ये कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और मैं इस जर्नी को डिफ़िकल्ट रखूँगा भी नहीं। उसकी रीज़न होगी यही कंटेंट थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे अभी हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आएंगे या इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं चाह नहीं रहा स्टार्ट में, मतलब इजी स्टेप्स के अंदर चलते हैं ना। इजी, आप रोज़ एक वीडियो देखो, मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। रोज़ एक वीडियो देखो, उससे क्या होगा, स्टेप अहेड, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं एआई की तरफ भी मूव करूंगा, लेकिन उसकी तरफ मूव करने से पहले इन कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा हाथ पे चढ़े होना, या आप कह लें इनकी प्रैक्टिस होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जी। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, अगर आपने नहीं की प्रैक्टिस तो आप इसकी करें। आपको ये पता होना चाहिए कि जी मैंने इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पहुंचना है तो किस तरीके से पहुंच सकता हूँ, कोई एक पॉइंट होगा। अच्छा, अगले लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अगले लेक्चर में हम मेरा ख्याल है वेक्टर्स पढ़ेंगे। और जो वेक्टर्स है ना, उनमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वेक्टर्स में और पॉइंट में फ़र्क क्या होता है। मतलब एक वेक्टर है ना, वेक्टर क्या होता है कि जी 2 और 7 का एक वेक्टर है, एक लाइन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि जी 7 3 या 3 7 या 4 8, कोई भी पॉइंट है वो एक कार्टेशियन प्लेन में किसी भी जगह को एक पॉइंट से डिनोट किया जाता है। लेकिन इस पॉइंट में और वेक्टर्स में फ़र्क क्या है, ठीक है, ये हम जानेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी थोड़ी बहुत इस तरह की एक आध चीज़ ले आऊँगा, जिस तरह यहाँ पे आपको मैंने एक फार्मूला बताया, ताकि थोड़ा लर्निंग जो है उस तरफ भी थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो रहें। ठीक है जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि इस तरह से कंटेंट अगर आपको मैं दूं तो कैसा है, या आपको बहुत ज़्यादा एडवांस एक अलग जो प्लेलिस्ट चलाना चाहते हैं तो वो भी बता दें, या स्टेप बाय स्टेप चलूँ वो भी आप देख लें, जिससे आप बेहतर लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी लेक्चर है इंशाल्लाह, जो कि कल बनाऊंगा, उसमें हम बात करेंगे कि वेक्टर्स की। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।